एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आगे कोचिंग सेंटर में। जैसा कि पहली वीडियो में हमने स्टार्ट करा था अपना पहला टॉपिक ही पहला चैप्टर हिंदी भाषा, जिसमें कि मैंने बताया था कि हिंदी जो भाषा है, भाषा जो शब्द लिया गया था कहाँ से लिया गया था। हमने जो पहली वीडियो में बताया था, जो भी मैंने पढ़ाया था, पहले हम उसका रिविजन कर लेते हैं, फिर अपने आगे की कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने उसमें बताया था कि भाषा जो शब्द लिया गया था कहाँ से लिया गया था। उसमें जो भाषा शब्द लिया गया था हमारे संस्कृत भाषा की भाष धातु शब्द से लिया गया था, जो कि प्राचीन में ज़्यादा इसका संस्कृत का प्रयोग होता था। आर्यों ने इसका ज़्यादातर इसका प्रयोग करा था। नेक्स्ट ये बात कही थी, और इसमें कहा गया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, मतलब विचारों का ही आदान प्रदान हमारे क्या कहलाता है, विचारों का ही आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। क्योंकि इसमें एक या दो व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं तो वे एक दूसरे में अपनी भाषा के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे तक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या विचार रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। फिर उसमें हमने बात करी थी कि भाषा की ही सबसे छोटी इकाई या सार्थक इकाई ही किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। वाक्य को क्यों कहते हैं, क्योंकि वाक्यों से ही हमारी मिलकर भाषा तैयार होती है, भाषा बनती है। फिर हमने कहा था कि वाक्य की ही सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य। उपवाक्य की ही सबसे छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध की ही सबसे छोटी इकाई होती है पद या शब्द, और पद या शब्द की ही छोटी इकाई होती है अक्षर। अक्षर की ही सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि, क्योंकि वर्ण या ध्वनि से ही हमारे अक्षर बनते हैं। ये हो गई बात। फिर हमने ये कहा था कि भाषा के ही दो भेद होते हैं। भाषा के ही दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, लिखित, मौखिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जो मुख से बोलकर प्रकट किए जाते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, उसे ही क्या कहते हैं, हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित किसे कहते हैं, जिसे लिखकर अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लिखित भाषा कहते हैं। ये हमारी हो गई। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे चिन्ह लिए गए थे मौखिक भाषा से ही तय किए गए थे, और उसमें बताया गया था जो चिन्ह लिए गए थे मौखिक भाषा से लिए गए थे, जो चिन्ह जो लिए गए थे लिखने का ही ढंग या क्या कहलाता है, लिपि। क्योंकि जो चिन्ह लिए गए थे लिपि के अकॉर्डिंग ही हमने चिन्ह तय किए गए थे, ठीक है। और मैंने लिपि के क्या बताया था, लिपि का ही अर्थ होता है लिखने का ढंग सही तरीके से। और फिर उसमें मैंने कुछ एक और पॉइंट बताया था कि हिंदी भाषा, ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ही पूछा जाता है कि हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में लिखी जाती है। मैंने बताया था हिंदी भाषा हमारी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दैट इज ये है क्लियर कल का टॉपिक। आज की वीडियो हम फिर स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। आगे की जो वीडियो है, आगे का जो कंटिन्यू चैप्टर है, ये सिलेबस है, टॉपिक है, वह स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने पढ़ा था हिंदी भाषा में। आगे की आज हम पढ़ेंगे लिपियां। क्या पढ़ेंगे, लिपियां। मैं लिपियों के बारे में बता देती हूँ थोड़ा। जो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, कहाँ से हुआ है, कहाँ से नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अपना हेडिंग डालना देवनागरी लिपि का देवनागरी लिपि का विकास। क्या है, देवनागरी लिपि का विकास। इसमें हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे ध्वनि उच्चारण, ध्वनि उच्चारण, ध्वनि उच्चारण संकेतों, ध्वनि उच्चारण संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। भाषा
कहलाती है। चलिए, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से विचारों को प्रकट करना क्या कहलाता हमारा? लिपि कहलाती है। लिपि प्रकट करना लिपि कहलाती है। क्लियर? आगे की बात करें हम कुछ पॉइंट की। भाषा जो होती है हमारी, भाषा श्रव्य होती है। क्या होती है? श्रव्य होती है। भाषा श्रव्य होती है। लिपि होती है हमारी दृश्य। लिपि होती है, लिपि दृश्य होती है। श्रव्य कहते हैं सुनने योग्य या सुना हुआ, क्योंकि हम भाषा बोलते हैं। भाषा जब बोलते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो एक या दो से अधिक व्यक्तियों के पास ही उसमें विचारों को प्रकट किया जाता है। मतलब सुनने या सुनने योग्य क्या कहलाता है? हमारा श्रव्य कहलाता। और दृश्य मतलब देखने योग्य। किसी चिन्ह, जो चिन्ह वगैरह हमारी लिपि में लिखे जाते हैं, वो ही उन चिन्हों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो क्या कहलाता है? दृश्य। ठीक है, आगे क्या हम बात करें, आगे की ही पॉइंट डालना। सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? सभी लिपियों का विकास किससे हुआ है? हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो कि प्राचीन समय में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता। ज़्यादा ही इसका जो प्रयोग किया जाता था इस लिपि का, इसका यहाँ ऐसे करके लिख लेना, इसका ही प्रयोग ज़्यादातर किसने करा है? वैदिक आर्यों ने ही। वैदिक आर्यों ने ही इस लिपि का प्रयोग किया। वैदिक आर्यों ने किया। क्लियर? सभी लिपियों का विकास विकास कहाँ से हुआ? हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देखते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए थे। कितने? ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए थे। गुप्त काल में हमारे क्या हो गया था? ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए थे। दो भेद हमारे किस में हो गए थे? एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, दूसरा है उत्तरी
उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में हमारे क्या हुए थे, गुप्त काल में ही 2 भेद किए गए थे। अब देखते हैं कि जो दक्षिण ब्राह्मी लिपि में दक्षिण ब्राह्मी लिपि कि दक्षिण ब्राह्मी लिपि में किन लिपियों का विकास किया गया है। हमारी कौन कौन सी लिपि आती है जिसमें विकास किया गया था? तमिल, या कह सकते हैं कलिंग लिपि। तमिल या कलिंग लिपि। अगली है हमारी तेलुगु या कन्नड़ लिपि। तेलुगु या कन्नड़ लिपि। अगली है हमारी ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि हमारे तमिलनाडु में लिखी जाती है भाषा इसमें। ग्रंथ जो लिपि है हमारी, इसकी तमिलनाडु में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो भी बोली जाती हैं जिस क्षेत्र में तमिलनाडु के, उसमें ग्रंथ लिपि में लिखी जाती हैं। अगली की बात करें हम, मलयालम लिपि। मलयालम लिपि का जो विकास हुआ है, जिससे ये विकसित हुई है, वो है हमारी ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है। ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुई है। दक्षिण ब्राह्मी लिपियों का विकास इन लिपियों में हुआ है, क्लियर? कौन सी थी? दक्षिण ब्राह्मी लिपि में हमारी तमिल, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आती है हमारी मलयालम लिपि, जो ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुई है, का विकास हुआ है। अब देखते हैं हम उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि तक विकास, क्योंकि नागरी लिपि में ही हमारी देवनागरी लिपि आती है। देखते हैं, हेडिंग डालना उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास। नागरी लिपि का विकास। इसमें देखते हैं उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास जो हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। उत्तरी लिपि, कौन सी? उत्तरी लिपि। उत्तरी लिपि से हमारा जो विकास हुआ, किसमें हुआ? वो हुआ हमारा उत्तरी लिपि से हमारा विकास जो हुआ था
हाँ, मैंने क्या बताया, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास। उत्तरी लिपि से नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? उत्तरी लिपि से ही, उत्तरी लिपि के बाद जो विकास हुआ हमारा किस लिपि में हुआ? वो हुआ था गुप्त लिपि में। किसमें हुआ? गुप्त लिपि में। गुप्त लिपि के बाद जो हमारा विकास हुआ किस लिपि में हुआ? सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका लिपि। किसमें हुआ? सिद्ध मातृका लिपि। फिर इसके बाद जो लिपि में हमारा विकास हुआ, इसके बाद ही जो लिपि आई हमारी कुटिल लिपि आई। कौन सी? कुटिल लिपि। कुटिल ही लिपि को हमारे 2 भागों में बांटा गया था। इसको ही हमने 2 भागों में बांटा गया। कौन से 2 भाग थे इसके? एक था नागरी, एक था नागरी लिपि, और एक था हमारा शारदा लिपि। कौन सा था? एक था हमारा नागरी लिपि, एक था शारदा लिपि। कितने? 2 भागों में इसे बांटा गया था। प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि प्रॉपर ही यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। इसलिए याद रखना, कंटिन्यू ही वीडियो से, हमारे लिंक से, वीडियो के लिंक से जुड़े रहना। हमने देखा था कुटिल लिपि को 2 भागों में बांटा गया, नागरी लिपि और शारदा लिपि में। इसके आगे हम बात करते हैं शारदा लिपि की। वे शारदा लिपि की बात कर रहे हैं। शारदा लिपि में ही हमारी कौन सी लिपि आती है? एक गुरुमुखी, ऐसे कर लो, गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी, फिर नेक्स्ट आती है हमारी लहंदा लिपि, फिर आती है हमारी टाकरी लिपि। कौन सी? टाकरी लिपि। शारदा लिपि में ही 4 लिपि का विकास हुआ, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी लिपि। ये हो गई हमारी शारदा लिपि की बात। फिर आती है हमारी नागरी लिपि। नागरी लिपि कौन सी? नागरी लिपि। नागरी लिपि की हमारी कितनी थी? 2 शाखाएं थी। नागरी लिपि की ही कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। एक पश्चिमी शाखा, एक थी पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा मतलब पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती, मतलब लिपि आती है, पश्चिमी क्षेत्र में लिपि आती है, और पूर्वी शाखा में पूर्वी क्षेत्र की लिपि आती है। कितनी थी? इसकी 2 शाखाएं थी। 2 शाखा थी। कितनी थी? 2 शाखा थी। कौन कौन सी थी? एक थी पश्चिमी, एक थी पश्चिमी शाखा, दूसरी थी पूर्वी शाखा। कौन सी थी? पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा की बात करें कि इसमें नागरी लिपि की कौन सी लिपियां आती हैं? इसमें आती है हमारी देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि जो हमारे भारत में ली गई थी, जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था, या हिंदी भाषा जो हमें लिखी गई थी, वो देवनागरी में लिखी गई थी। उसका ही उद्गम हुआ था हमारी नागरी लिपि में जाके 2 शाखाओं में बटी, पश्चिमी पूर्वी शाखा। उसमें पश्चिमी शाखा में हमारी आती है देवनागरी लिपि। देवनागरी में और भी आती है, जैसे राजस्थानी,
राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और केंथी। ये क्या है, हमारे लिपि हैं। 5 लिपि नागरी लिपि में जाके 2 शाखाओं में बटी, तो पश्चिमी शाखा से ही हमारे 5 लिपि का विकास हुआ। पूर्वी लिपि में ही पूर्वी शाखा की हम बात करें तो इसमें आई हमारी बांग्ला लिपि, असमी और उड़िया लिपि। पूर्वी शाखा में 3 लिपि हैं, बांग्ला लिपि, असमी, उड़िया लिपि। ये था हमारा आज का लिपि का। ये जो हमारी जो लिपियाँ थी, इसमें लिपि का हमने ये देख लिया कि कहाँ से इसका विकास हुआ, देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ। ये थी नागरी लिपि में ही जाकर हमारे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आज के लिए ही बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए और प्रॉपर बेहतरीन तरीके से अपने कंटिन्यू नोट्स, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, जिससे आप प्रॉपर नोट्स और कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, जिससे कि अपने बेहतरीन यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर से पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।